अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2024 के एग्जामिनेशन में अच्छा करना चाहते हो तो इस वीडियो को केयरफुली लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप सबके साथ एक स्ट्रैटेजी साझा करने वाला हूं, जिनको फॉलो कर लेने के बाद आप अपने अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर पाओगे। और जो ये स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ इनको मैं खुद भी फॉलो करता था, जिससे मैंने 91% से भी ज़्यादा स्कोर किए थे। तो हो सकता है कि आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाए, तो आप वीडियो के स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना, लेकिन वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही उन एस्पिरेंट तक भी साझा कर देना जिन्हें आवश्यकता हो। हालांकि मैंने आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर और भी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन हर स्ट्रैटेजी का मीनिंग अलग होता है। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है तब स्ट्रैटेजी अलग होती है। अगर 1 साल का टाइम है तब हमें आराम से रिलैक्स होकर के पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में 1 से 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, तब हम कैसे प्रिपरेशन करें कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाए। और बहुत सारे एस्पिरेंट के ये डाउट थे, यही सब को ध्यान में रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप केयरफुली देखना। मान लेते हैं कि एक एस्पिरेंट है जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है, वो 4 घंटे बैठ करके मैथमेटिक्स के किसी एक चैप्टर को सॉल्व किया। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस, वो प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को 3 से 4 घंटे बैठ करके सॉल्व किया और काफ़ी मेहनत किया। देख करके ऐसा लगेगा कि उसने 4 घंटे तो पढ़ाई किया, लेकिन एग्जामिनेशन में प्रॉफिट एंड लॉस से कितने सवाल आएंगे? 1 आएगा या फिर 2? अगर सब कुछ अच्छा रहा, वो अगर उन दोनों सवालों को एग्ज़ाम में बना भी लेता है तो उसके मैक्सिमम 2 मार्क्स ही कवर हो पाएंगे। यानी कि जब एग्ज़ाम में 1 से 2 महीने का टाइम बचा हुआ है और इस वैल्यूएबल टाइम में वो 4 घंटा स्पेंड करने के बावजूद सिर्फ 2 क्वेश्चन का ही आउटपुट निकाल पाता है, तो क्या ये सही स्ट्रैटेजी कही जाएगी? एक तरफ देखने से तो लगेगा कि हाँ, उसने 4 घंटा मेहनत किया, लेकिन जो बाकी सारे चैप्टर के क्वेश्चन थे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा परसेंटेज, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, रीजनिंग के सभी सवाल या फिर जीके के सभी सवाल, वो सब सवाल तो उसके दिमाग से गुजर ही नहीं पाए। यानी कि पहला स्टेप होना चाहिए कि सवाल हमारे दिमाग से हो के गुजरे। बने या नहीं बने वो तो बात की बात है, पहला जरूरी चीज़ ये है कि वो सभी सवाल हमारे दिमाग से होकर गुजरने चाहिए। बने या ना बने वो तो बात की बात है, पहले हमारे दिमाग से गुजरेगा तभी तो बनेगा। तो हमें करना क्या है? हमें एग्ज़ाम में, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो 90 मिनट का पेपर होता है, तो हम ट्राई करें कि 80 से 85 मिनट के बीच में एक कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। जब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला सवाल भी आएगा, परसेंटेज वाला भी आएगा, रेशियो वाला भी आएगा, ट्रिगोनोमेट्री वाला भी आएगा, अलजेब्रा ज्योमेट्री वाला भी आएगा, साथ में रीजनिंग के सभी सवाल आएंगे, जीके के भी सभी सवाल आएंगे। यानी कि पहले वाली स्ट्रेटजी में क्या हो रहा था कि 4 घंटा वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करने के बाद 2 क्वेश्चन के आउटपुट निकल पा रहे थे, लेकिन यहाँ 80 to 90 मिनट के पेपर को सॉल्व करने में हमारे पास 100 मार्क्स के आउटपुट निकल पा रहे हैं। यानी कि वो 100 मार्क्स के सवाल हमारे दिमाग से होके गुजर पा रहे हैं। याद रहे कि पहला स्टेप ये होना चाहिए कि 100 सवाल हमारे दिमाग से होके गुजरने चाहिए। बने या ना बने वो तो बात की बात है, पहले गुजरेगा, पहले हमारे दिमाग से गुजरेगा तभी तो हम उसको बना पाएंगे। दिमाग में आया ही नहीं तो वो बनेगा कैसे? तो पहला स्टेप होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम वाला माहौल बना करके, ऑनेस्ट होकर के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका सॉल्यूशन करना, एनालिसिस करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उसको अच्छे से सॉल्यूशन करना है, एनालिसिस करना है, कुछ इस तरीके से कि भविष्य में उस टाइप का सवाल या उससे मिलता जुलता सवाल अगर एग्ज़ाम में या किसी दूसरे PYQ मॉक में मिले तो वो छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आप पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो मार्क्स कम आए, तो बहुत सारे एस्पिरेंट वहीं पे घबरा जाते हैं कि मेरा तो मार्क्स कम आया, आगे सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
आपको रुकना नहीं है। मार्क्स कम आया ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हमें घर पे ही पता चल पाया कि हमारा मार्क्स कम आ रहा है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक नहीं सॉल्व करते, सीधा एग्ज़ाम में अपीयर होते, तो हमारा एक अटेम्प्ट लॉस हो जाता। तो हमें घर पे ही पता चल पाया कि मेरा मार्क्स कम आया है, हमारी वीकनेस क्या है ये पता चल पाई और हम उसको ठीक करेंगे। तो यानी कि पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, 5-6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यानी कि हम थोड़ा बहुत फैमिलियर हो जाएंगे कि हाँ 100 क्वेश्चन लिमिटेड टाइम में हमारे दिमाग से गुजरने लगेगा और लगभग थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलने लगेगा कि इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि रिलेवेंट है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वो इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि एग्ज़ाम में वो पूछे गए सवाल हैं। और कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल, बहुत ज़्यादा टफ सवाल, बहुत हाई लेवल का सवाल नहीं पूछा जाता है। वही सवाल पूछा जाता है जो बनने लायक होता है। आप कभी भी एग्ज़ाम में अपीयर होगे और घर आओगे, देखोगे तो लगेगा कि हाँ ये सवाल तो बन ही जाता, ये सवाल कैसे मिस हो गया, इसको तो पता था, मतलब मैं इसको सॉल्व कर लेता। यानी कि इस टाइप के वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं। तो आप जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो वो करो, लेकिन पर डे एटलीस्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करो और उसका प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस करो, सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि भविष्य में वो सवाल मिले या उस टाइप का मिले तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए, वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जब आप सॉल्व करते हो तो आप बेटरमेंट की ओर आगे बढ़ोगे। कुछ दिनों के बाद जब 10-20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको खुद रियलाइज होने लगेगा कि पहले जो मैं पढ़ाई कर रहा था और जो अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्योंकि 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेने के बाद, क्योंकि 20 गुना 100 यानी कि 2000 डिफरेंट टाइप के सवाल आपके दिमाग में यहाँ पे लॉक हो जाएंगे। और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लोगे और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लोगे। यानी कि आपने 100 एग्ज़ाम घर पे ही दे दिया। और जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होने जाओगे तो आपके लिए 101वां एग्ज़ाम होगा और कोई एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया उसके लिए पहला एग्ज़ाम होगा। तो अब बताइए कि एग्जामिनेशन हॉल में जीतने की प्रोबेबिलिटी किसकी है, 101वां एग्ज़ाम देने वाले की या पहला एग्ज़ाम देने वाले की? आई थिंक कि इस क्वेश्चन का आंसर बोल के बताने की आवश्यकता नहीं है। जब आप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लोगे, यानी कि 100 × 100 यानी कि 10,000 डिफरेंट टाइप के सवाल आपके दिमाग में लॉक हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि उसका एनालिसिस काफ़ी अच्छे से करना है। कुछ पॉइंट मिलेगा जो कि आपको नहीं समझ में आएगा, मैथ्स के हो सकते हैं, रीजनिंग के हो सकते हैं, जीके के हो सकते हैं, तो उनको याद भी कर लेना है। अब ये मत बोलना कि सिलेक्शन लेने के लिए क्या मैथ याद करना पड़ेगा। जी हाँ, हमें एग्ज़ाम में अच्छा करना है, ना कि ज्ञानी बनना है। हमें सिलेक्शन से मतलब है, तो सेलेक्ट होने के लिए मैथ याद भी करना पड़ता है। कोई बात नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट वाले मैथ होते हैं जिन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, उनको याद करना पड़ता है, तभी तो हम लिमिटेड टाइम में पेपर सॉल्व कर पाएंगे और एग्ज़ाम में मतलब काफ़ी बेहतर कर पाएंगे बाकी लोगों से। आप अपने एग्जामिनेशन के लिए कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन करें। बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि हम कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें आपको पता होगा कि CBT 1 अकेले 133 शिफ्टों में हुआ था। तो उस 133 शिफ्टों के पेपर को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और उस पेपर को जब आप सॉल्व करिएगा तो उसमें करेंट अफेयर नहीं हो पाएगा उससे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है। तो करेंट अफेयर आपको अलग से पढ़ना होगा। और जब करेंट अफेयर कैसे पढ़ना है इसके लिए मैंने एक डिटेल से स्ट्रेटजी वीडियो बताई हुई है, आप उसको देखना, वहाँ से फॉलो करना, आप करेंट अफेयर में भी काफ़ी अच्छा कर पाओगे। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा सोच रहे हैं कि इतना कम टाइम बचा हुआ है, कैसे हम प्रिपरेशन कर पाएँ। तो एक चीज़ का ध्यान रहे कि हमें अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना है, इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग रखना है, बना के रखना है कुछ इस तरीके से कि हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा करेंगे ही। जब आप विल पावर स्ट्रॉन्ग रखते हो तो यूनिवर्स में एक पावर है जो आपको आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए वैसे अवसर प्रदान करेगी। हो सकता है कि आप वही सवाल पढ़ो जो एग्ज़ाम में आ जाए, या हो सकता है कि आप उस तरीके से प्रिपरेशन करो जो
आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करे। यानी कि यूनिवर्स में एक पावर है जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ज़रूर हेल्प करेगी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन पहले से ही विल पावर डाउन रखोगे कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, मेरी तो तैयारी है ही नहीं, तो ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत घटा देगा। एग्ज़ाम में हम नर्वस हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, आसान सवाल भी जो बनने वाला था वो भी सवाल छूटने लगेगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, मन लगा के सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ भगवान में आस्था रख के प्रिपरेशन करना है। और वो दिन दूर नहीं जब आप भी अपने एग्ज़ाम में मेरी तरह काफ़ी बेहतरीन स्कोर कर पाओगे। और स्कोर करने के बाद आके कमेंट में भी बताओगे कि भैया आपने जो बताया था वो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर पाया अच्छा स्कोर दिलाने में।